नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंस टॉपिक होते हैं उसी के मैं डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। और जो भी प्रीलिम्स मेंस में आपको काम आ सके ऐसी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल न्यूज नहीं देखते, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ताकि जो बच्चे हैं उनका कम समय में सबसे ज्यादा टॉपिक कवर हो सके। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस। उससे पहले यदि आप नए हैं, आप भी द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर से, तो उनके क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट ieslifestyle.com पे से मिल जाएगी। तो देखते हैं आज के द हिंदू में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई। पहले जो एडिटोरियल आया है, ये एडिटोरियल मेनली बेस्ड है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को, लेकिन मॉडर्न करंट जो सिचुएशन में चल रहा है उसके ऊपर। हालांकि यहाँ पे जो काफी सारी बातें हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई, फिर भी एक चीज है जो यदि आपको मालूम नहीं या आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो रिपीट कर लेते हैं। वो बेस है कि भाई जो भी कोई सेस टैक्स है जो सेंटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो उस टैक्स के जितना भी कलेक्शन आता है उस कलेक्शन को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे जो काग है, इन्होंने ऑडिट के टाइम सेंटर की जो ये एक कह सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया था कि हमारे जैसे जीएसटी है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर का जो सेस है, ठीक है, वहां से कलेक्शन आया, उस कलेक्शन का इस्तेमाल उसी पर्टिकुलर के लिए करना चाहिए जिसके लिए उन्होंने सेस लगाया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने क्या किया था कि भाई वहां पे अमाउंट पड़ी रहती थी, ट्रांसफर करनी थी तो बहुत कम की थी, उस एरिया में खर्च नहीं किया था। जैसे कि हमने देखा एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो सेस कलेक्ट किया था, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए किया था, हेल्थ पे नहीं किया था। तो इस प्रकार के जो कार्य है सेंटर के, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वायोलेशन ऑफ ऑल पब्लिक और एप्लीकेबल नॉर्म्स, ठीक है। यानी आपसे पूछ लिया जाए सीधे सीधे कि भाई जो सेंटर के द्वारा सेस अप्लाई किया जाता है और वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन है, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट गलत करना है ना, वो वायोलेशन है लेकिन किसका, एप्लीकेबल नॉर्म्स का, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन नहीं है। जो भी कोई गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो करके जो भी कोई सेस टैक्स अप्लाई करती है लेजिस्लेशन में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जुडिशरी उसको कंट्रोल करता है। लेकिन उस संदर्भ में, मेन फेडरलिज्म के संदर्भ में, यदि ये जो वायोलेशन है, जो भी कलेक्शन आया था उस कलेक्शन का इस्तेमाल उसी पर्टिकुलर के लिए करना था लेकिन नहीं किया गया, तो ये वायोलेशन ऑफ एप्लीकेबल नॉर्म्स का होगा। दूसरी चीज कि भाई यहाँ पे क्या था कि भाई जैसे कि सेंटर जो भी टैक्स कलेक्शन करता है, ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन में हमने एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि उसका 42% उनको स्टेट को देना, ठीक है, ताकि स्टेट अपना जो बिजनेस है, अपने जो कार्य है, अपने जो भी डेवलपमेंट है वो कर सके। लेकिन इसमें क्या रहता है, उस कलेक्शन में सेस नहीं गिना जाता है। तो सेंटर क्या करता है कि भाई जो भी कोई कलेक्शन करे, ठीक है, वो कलेक्शन हम सेस के थ्रू में करें ताकि उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन ना करना पड़े, सेंटर के पास वो पैसा रहे। और हमने ये देखा था कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो पूरा जो सेक्स कलेक्शन है वो इस्तेमाल नहीं कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, उसमें से पार्सल इस्तेमाल करती है और जहां पे करना था वहां पे नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही। तो ये हमने सारी चीजें देखी थी। दूसरा, जो भी जीएस अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक चला तो उसको उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कर दिया, ठीक है, और स्टेट और सेंटर दोनों को बोल दिया कि आप अपनी जो बेसिक नीड है उसके लिए क्या करो, आप उधारी कर लो, उससे अपना बिजनेस चला, ठीक है, और डूइंग बिजनेस और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी कोई एक्शन लेना पड़े वो लेना चाहिए, ठीक है। तो इन अभी ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सभी संदर्भों में जो फेडरलिज्म है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेफर एपेक्स जुडिशियल बॉडी के रूप में हो गया, ठीक है, स्पेशली कंपैरिजन कॉलोनियल टाइम के कंपैरिजन में।
जबकि अभी मॉडर्न एरिया में क्या होता है कि भाई जो भी कोई प्रैक्टिकल अभी जरूरत है, यानी कम पैसा खर्च करना चाहिए कि भाई जिससे ये डेवलपमेंट हो वो डेवलपमेंट हो, उस प्रकार से करना। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिस पे बेस है, आजादी के टाइम पे जिस फेडरल सिस्टम को अपनाने के लिए सहमति बनी है, उससे थोड़ा ये अलग हो गया है। फिर यहाँ पे बाकी जो पॉइंट है एग्रीकल्चर के फॉर्म में, पावर ऑफ शेयरिंग के फॉर्म में, ठीक है, वो मॉडर्न पॉलिटिकल व्यू बताए गए हैं। मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लेना, आपको भी पता चल जाएगा क्या क्या बात हो रही है। ठीक है, जो मेनली फोकस है वो है काग, और जो शेष सेंटर के द्वारा अप्लाई किया जाता है और वहां पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करके रखी हुई है। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, जो कि है कास्पर केस 9 के रूप में, जो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की है, लेकिन कुछ एक पॉइंट है जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि जो ये सिर्फ खाली CRISPR कास्पर से, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैंने बताया है 2-3 बार इमेज से। ठीक है, आपको पता होगा, इसमें भी एडिटोरियल में भी आया था, तभी डिस्कशन हुआ था। इसका आविष्कार एक साइंटिस्ट के द्वारा 2012 में किया गया था। साइंटिस्ट का नाम आप देख सकते हैं, सिस्कीसियन है। ठीक है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज पुराने जो रिसर्च है उसके लिए ना मिल पाया, लेकिन अभी करंट में जो कैस्पर केस 9 में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो दिया गया है उसको नोबेल प्राइज के लिए एनलिस्ट किया गया। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि भाई इनको देने की वजह जो इसके मेन थॉट प्रोसेस में जो साइंटिस्ट है उसको क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, तो एक प्रकार की डिबेट है। अभी नोबेल पीस प्राइज किसको मिलता है, वो एक स्वेयर बॉडी है, वो अपने से डिसीजन लेती है। ठीक है, उसके डिसीजन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता किसको देना है नहीं देना, उसके लिए उसकी टीम प्रॉपर जो डेटा होता है वो एनालिस करती है, सोच समझ के ही इसके सिलेक्शन होता है। तो उसके ऊपर यहाँ कहा जाता है, और यहाँ पे 2 संदर्भ दिए गए। क्या क्या है, एक तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जो चाइनीज जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ह्यूमन एम्ब्रियो यानी गर्भ के अंदर ही जो HIV एड्स के जो जीन थे, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया था, जीन एडिटिंग किया था। तो ये भी एक इलीगल प्रोसेस था। इसके लिए जो भी वो बेबीज पे उनका जीन एडिटिंग किया गया उसके लिए पनिशमेंट मिली थी। सेम जब भी ये रिसर्च हो रही थी, ठीक है, तो ये भी इम्प्रैक्टिकल और लीगल तरीके से नहीं की गई थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन जब भी कोई रिसर्च होती है तो काफी कुछ ऐसा होता है कि हो सकता है कि वायलेशन हुआ, ठीक है, इलीगल तरीके से हुआ। तो तभी एक केस भी ऐसी प्रकार का था जब इसका फर्स्ट टाइम इसकी रिसर्च आई थी, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो रिसर्च की गई है वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जितनी लीगल प्रोसीजर है उसी प्रकार से की गई है, इसलिए यहाँ पे मिला है। ऐसी यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। ठीक है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अपने काम का कुछ नहीं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है, वरना कोई नहीं। जबकि व्यक्ति विशेष के लिए कभी नहीं पूछते, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई बैक्टीरिया है वो वायरस के सामने जो CRISPR केस 9 है, ठीक है, जहाँ पे जीन एडिटिंग के अंदर जो सीजर के रूप में काम करता है, जिससे वायरस से उसका DNA चेंज हो जाता है, जिससे वायरस मर जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। इम्यूनिटी एक पावर है जो वायरस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जहां से ये पूरी टेक्नोलॉजी ली गई है, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की है। हालांकि जो अपने काम का है वो है इंडिया में इसके लिए जीन एडिटिंग के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भाई इस चीज को हम फ्यूचर देखते हुए हमें एक सेंट्रल रजिस्टर ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रिसर्च यूनिट बनाना चाहिए, जो कि ये सारे जो डेटाबेस है जीन एडिटिंग को लेके किस प्रकार से जीन एडिटिंग हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाए, उसको रेगुलर किया जाए। ठीक है, और इंडिया में अभी जो जीन एडिटिंग जिसके अंदर आता है वो आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, जिसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज ए सब क्लोज। तो यहाँ पे कहा गया कि इंडिया को जीन एडिटिंग के नए फीचर को देखते हुए, नए फ्यूचर को देखते हुए हमें इसके लिए एक अलग से प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई। ये हमने जो कैस्पर केस 9 है उसकी सारी जो थियोरी है ये चाइनीज 2018 में वाली जो एम्ब्रियो में एडिटिंग है वो पहले डिस्कस कर ली थी, तो उस पर ज्यादा भी फोकस नहीं करें, आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्कशन चली है, डिस्कशन क्या है उसकी मैं आपसे डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रोटेस्ट के लेके। ठीक है, प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है कि वो टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है, यानी इनडिफाइंड टाइम है, जबकि वो इनजस्टिस हो कि प्रोटेस्ट टाइम बाउंड नहीं है। अगर वो इनजस्टिस है तो इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता है। यानी मान लो कि भाई आप किसी भी चीज के लिए क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। अब उस प्रोटेस्ट में मान लो कि भाई आपको जो भी चाहिए था, जस्टिस चाहिए था, या जो भी कोई रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, प्रोटेस्ट कई टाइप के हो सकते हैं।
तो उस जस्टिस यदि आपको नहीं मिला है तो आप अपना जो प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो टाइम बाउंड नहीं है। इस प्रकार की सारी थियोरिटिकल और काफी सारी सोशल और पॉलिटिकल व्यू यहाँ पे बताए गए। डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक जब चल रहा था करंट में तब हमने काफी बार इसको डिस्कस किया हुआ है। आप पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। मेन मेन जो थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन है वही है, सारे जो पॉइंट है डिस्कस किए हुए ही। फिर यहाँ पे बात आ रही है टीआरपी की, तो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी कि जो टारगेट रेटिंग पॉइंट है, ठीक है, टीआरपी, तो उसमें क्या होता है, ये टोटली बेस्ड रहती है जिस भी चैनल की टीआरपी ज्यादा है, यानी उस पे जो भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी एड लगाएगी उसका रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसको मैनिपुलेट करने का टॉपिक था, तो वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे स्कैम बताया जा रहा है कि भाई ये जो मैनिपुलेशन होता है वो होता कैसे। तो यहाँ पे पूरी चीजें बताई गई है बारीकी से, वो मैं बता देता हूँ। करना जरूरी क्यों वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये टोटल जो कॉस्ट है यानी बेनिफिट है टीआरपी का, तो वो बिजनेस है 25,000 करोड़ रुपए का। आप समझ सकते हैं वैल्यू, 25,000 करोड़ का बिजनेस है। कौन सा टीआरपी का, यदि किसी चैनल की टीआरपी ज्यादा है तो उसके लिए एड की वैल्यू बढ़ जाती है और उससे उस चैनल को क्या होगा, काफी खासा मुनाफा होगा। तो ये करने के लिए वो उसकी टीआरपी ज्यादा है, ऐसे अरेंजमेंट करवाए जाते हैं। वो अरेंजमेंट करने के लिए क्या करा जाता है कि भाई मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, ये करवाता कौन है, ये करवाते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा ये करवाया जाता है, ठीक है। कैसे, तो वहां पे 44,000 हाउस होल्ड सिलेक्ट हो गए जहां पे 12 मीटर लगाया जाएगा, ठीक है, उनके टीवी का जो चैनल होगा, सेट टॉप बॉक्स होगा वहां पे। इससे क्या होगा, वो जो भी कोई चैनल देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, उसी एरिया में उसी चैनल चल रहा है ऐसा मान लिया जाएगा। तो जो चैनल ज्यादा देखी जा रही होगी उसकी टीआरपी ज्यादा होगी। अब एक करा कैसे जाता है वो समझिए। तो इनके द्वारा जो भी कोई हाउस होल्ड सिलेक्ट किए जाते, वो जहाँ पे वो 12 मीटर लगाने के लिए जाते, तो उनके पीछे जो ये जो टेलीविजन चैनल के जो माफिया होते हैं, एजेंट होते हैं, या हम डिटेक्टिव कहते हैं, ठीक है, उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भी जिस टीवी के सेटअप बॉक्स में 12 मीटर लगाया होगा उसकी जगह पे उसको नया टीवी सेट दे देंगे, ठीक है, बड़ा अच्छा, और बोल देंगे भाई इसका खर्चा भी हम देंगे, उठाएंगे और इसका पैसा भी आपको देंगे, लेकिन जिस जिस जगह पे ये 12 मीटर लगा है उस टीवी में आपको हमारा टीवी चैनल ही शुरू रख के रखना है, ताकि क्या हो, वो देख सके कि पूरे दिन एक ही चैनल लोग देखते हैं, उसकी टीआरपी बढ़ जाए, टीआरपी बढ़ जाए तो वहां पे एड की प्राइस भी बढ़ जाए, ठीक है। यानी ये टोटली बेस है कि भाई प्रॉफिट्स है, ठीक है। टीवी को जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो होना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई जो मीडिया है, ठीक है, तो वो हमारे गवर्नेंस का फोर्थ पिलर है कि हम इसको जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया, ठीक है, मीडिया हाउस, तो उसको हम फोर्थ पिलर के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका अभी रोल जस्टिस से ज्यादा, यानी किसी को न्याय देने से ज्यादा, किसी को अन्याय के उजागर करने से ज्यादा पैसा कमाना उसका मुख्य उद्देश्य हो गया, ठीक है। यदि वो वही कोई न्यूज दिखाएंगे, वही कुछ टीवी न्यूज पे चलेगा जिससे टीआरपी बढ़े, जिससे उनका फायदा हो, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई ये किसी के जस्टिस के लिए किया जा सकता है या उसके भी आगे कुछ सोचा जा सकता है। इन सभी को साइड रखते हुए अभी जो टीवी चैनल है टोटल प्रॉफिट बेस पे चली गई है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल व्यू में यहाँ पे बताया गया है। तो आपने देखा भी होगा जो टीवी चैनल में जो भी न्यूज दिखाए जाते हैं ज्यादातर केस में उस न्यूज में जो इनप्रैक्टिकल बातें होती है वो ज्यादा डिस्कस होती है, ठीक है। बीच में जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है, उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया है, तो उन्होंने दोपहर में केला खाया था, वो न्यूज तकरीबन 4 घंटे तक दिखाई गई, ठीक है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा फोकस है अमिताभ बच्चन जी की हेल्थ, ठीक है, कंसर्न करती है, लेकिन पूरे भारत को वही उन्होंने दोपहर में एक केला खाया है उस पर फोकस करके तो नहीं चला सकता ना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया, वो भी अपडेट दी जा रही थी। ये सब क्या है, इसकी जरूरत नहीं। मैंने काफी बार डिस्कस किया है कि भाई मीडिया को जो अपने करंट इश्यू है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फिर अभी कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करना, और दूसरी भी बहुत सारी समस्या है, तो उसको हाईलाइट करने के बजाय जो किसी के काम की नहीं है, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल है, उसी न्यूज को बार बार दिखाया जा रहा है।
फिर यहाँ पे बात हो रही है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के लिए दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसको लेके, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करने के लिए बताया जा रहा है इसी टाइम पे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे क्या होता है, जैसे पटाखों की भी रोक लगा दी जाती है एयर पोल्यूशन के नाम पे, और बाकी सारे कुछ किए जाते हैं, जैसे कि ये आपने पढ़ाई होगा कि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि व्हीकल और बाकी सारे एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, तो उसको कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो मेनली जो दो उपाय है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप सभी को जो पुराने थियोरेटिकल बेस है वो पता होगा। एक है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए, ठीक है, यानी अपने जो भी कोई, आप मान लो घर से ऑफिस जा रहे हो या किसी मंडी में जा रहे हो कुछ भी, तो यदि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप अपना पर्सनल व्हीकल कार बाइक है वो लेके नहीं जाओगे, तो उससे भी जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा कि भाई आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अगर व्हीकल का भी इस्तेमाल करना है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करो, जिसमें से एयर पोल्यूशन का मात्रा, ठीक है, घटाई जा सकती है और साफ एयर बनाई जा सकती है, जिसका फायदा वहाँ के पब्लिक को भी होगा और आने वाले भविष्य में भी होगा। तो एयर पोल्यूशन पे दिल्ली सबसे ज्यादा एरिया चर्चा में रहता है। तो इससे क्वेश्चन भी कभी आता है कि मेट्रो सिटी में कंपेरेटिवली अदर मेट्रो सिटी लाइक मुंबई और बैंगलोर, दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज्यादा, रीजन क्या है, आपको पूछ लिया गया है, उसी संदर्भ में पूछ सकते हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँ तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो एलटीसी कैश वाउचर दिए जा रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कशन की गई है, ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट के कार्य करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो जॉब करते हैं, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर मिलेंगे। यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम लाई गई है सेंटर के द्वारा, जिसमें क्या करना होगा, जिस भी सर्विसेज और गुड्स में 12% जीएसटी लगता है, उस सर्विस का उपयोग करना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन जो है जीएसटी का रहेगा वो रहेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसको आप बता सके। तो उस खर्चे पे, यानी अभी दिवाली नवरात्रि चल रही है, तो उनको जो भी कोई फर्नीचर या कोई टीवी या फ्रिज या ऐसी कुछ चीजें खरीदनी हो जहाँ पे 12% जीएसटी लगता है, उस चीज को परचेस करने से उनको क्या दिया जाएगा, उनको एलटी कैश वाउचर दिया जाएगा, जिससे वो कहीं पे और जगह या अपने घर पे जाके घूमने जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको प्लेन और ट्रेन के अलग अलग पर पर्सन वाउचर मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेन की बात करूँ तो पर पर्सन आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। मान लो कि भाई 5 व्यक्ति है तो 30,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन, मैं बात करूँ तो 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो जो नॉर्मल शॉपिंग तो करनी वो तो करनी ही है, क्योंकि जिसको जो भी चीज चाहिए होगी वो तो लेगा ही। उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा एलटीसी कैश वाउचर दिए जाएंगे, जिससे क्या हो कि भाई लोकल एरिया में जो लोकल फॉर वोकल है, यानी लोकल एरिया में डिमांड आए प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट को खरीदे ताकि उसका फ्लो बढ़ जाए, ठीक है। इकोनॉमी का नियम है, यदि मार्केट में डिमांड है तो उस चीज का परचेस होता है, जिस चीज का परचेस हो रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग होने के टाइम पे जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके वर्करों को क्या मिलता है, काम मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है और उनके पास पैसा आता है, फिर वो भी खर्च करते हैं, तो इससे मार्केट बूस्ट होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, मार्केट डिमांड को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इलेबोरेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फिर आज इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काफी सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं, ठीक है, बारी बारी से, जो हम एक दो कर चुके हैं, बाकी मैं डिटेल में करता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, जो अमेरिका के पॉल मैग्रोम और रॉबर्ट विल्सन है, उनको इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मिला है, उनके जो कमर्शियल ऑप्शन है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, जिसको सेल करना डिफिकल्ट रहता है, इन्होंने उसको सेल करने के लिए एक अच्छा सा मेथड डेवलप किया है, जिससे वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, किसको, सर्विसेज को कैसे बेचा जा सके। जैसे आप नॉर्मल चीजें देखते हैं कि भाई मान लो किसी एक कपड़ा बनाने के लिए, स्टड बनाने के लिए, या मान लो कि कोई फर्नीचर की चेयर बनाने के लिए लकड़ी से, तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई इतनी लकड़ी लगी, इतना मटेरियल लगा, ये इतना इंसान की जो भी कोई तनख्वाह या मजदूरी है वो जोड़ के उसकी मिनिमम कुछ कितनी आई, कितना मार्जिन है, उस प्रकार से आप गिन सकते हैं। लेकिन सर्विस में आप इस प्रकार से गिनने नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि सर्विस है उसकी प्राइस
क्या रखे वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो इनके द्वारा वो एक मेथड डेवलप की गई है जिसके द्वारा आप गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से सेल कर सकते हैं। इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। दूसरा हमने देखा था कि श्रीलंका में जो चाइनीज हाई डेलीगेशन गया था तो उनके द्वारा $500 मिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया है, सैंक्शन किया गया है। तो हम देखते हैं जो महेंद्र राजपक्सा है वो मेनली चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्टिव गवर्नमेंट है श्रीलंका के अंदर, और चाइना का डेप्ट ट्रैप रहता है। डेप्ट ट्रैप यानी क्या, जिस भी कोई छोटी कंट्री है जिसको पैसे चाहिए तो उसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उनको प्रोवाइड करो। जब वो पैसे वापस ना कर पाए तो उसका कोई भी एरिया अपने पास रख लो और वहां पे चाइनीज मिलिट्री बेस बना लो, ठीक है। तो इस प्रकार का उसका रहता है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस आपसे किया हुआ। फिर एक जो एरिया है वो भी डिस्कस में आया है, वो है मेनली टर्की और ग्रीस के बीच में। तो टर्की और ग्रीस का जो डिस्प्यूट था वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे टर्की के नजदीक में एक आइलैंड है, नाम है कास्टेलो रिजो। तो आप वर्ल्ड मैप एटलास है वहां पे देख लेना, टर्की के एकदम पास है। इस एरिया के नजदीक में, इस एरिया में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, इसको लेने के लिए टर्की बार बार वहां पे रिसर्च कर रहा है और वहां पे जो भी कोई ड्रिलिंग है वो कर रहा है। ग्रीस का कहना है कि वो एरिया उनका नहीं है, फिर भी उस एरिया में जो भी कोई रिसोर्सेज है उसके लिए उस एरिया को अपना बताया जा रहा है, ठीक है। फिर से एक यूरोपियन यूनियन के दोनों कंट्री है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसकी डिटेल में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टर्की और जो ग्रीस है उसके बीच में डिस्प्यूट क्या है, ठीक है। हमने जो हाजिया सोफिया वाली जो चीज पूरी डिटेल में डिस्कस की थी। फिर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बताई गई है कि 20 साल के अंदर जितने भी डिजास्टर है, ठीक है, वो डबल हो गए। यानी पहले जो हम बात करें 1980 से 1999 तो 4212 डिजास्टर आते थे, तो अभी वहां पे वो हो गए हैं इस 20 साल में 7348 से, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल जितने हो गए हैं, इस प्रकार से इसको बताया जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार है ह्यूमन कॉस्ट डिजास्टर फैक्टर, ठीक है। जैसे ह्यूमन ने क्लाइमेट को साइड में रखते हुए और जिस तरीके से भी उसको प्रॉब्लम पहुंचाई जा सकती है, एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो, सभी तरीके से ह्यूमन ने उसका अनलिमिटेड यूज किया है, ठीक है। उसके लिए बर्बादी देखने को मिल रही है। मेनली जो डिजास्टर है, क्लाइमेट डिजास्टर, जिसमें कहीं ज्यादा फ्लड आती है, कहीं ड्रॉट होता है, ठीक है, कहीं स्टॉर्म आते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम बढ़ गई है जिससे जो ह्यूमन साइकिल है, ठीक है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई और क्लाइमेट पूरी तरीके से चेंज हो गया। अभी हमने जो आइस मेल्टिंग देखी है, ग्लोबल वार्मिंग देखी है, ठीक है, ये सारे भी इसके एग्जाम्पल है। अरे और एक कोरोना वायरस में रिसर्च आई है, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्या है रिसर्च। तो यहाँ पे बताया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग है, ठीक है, वो कोरोना के खिलाफ फाइट में काम आ सकती है। जैसे कि मान लो कि कॉमन ड्रग है, ठीक है, जैसे कि स्टमक अल्सर में उसका इस्तेमाल होता है, यानी जो भी कोई स्टमक अल्सर होंगे, ठीक है, उसमें वो काम आ सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दो ड्रग के नाम दिए गए, जैसे मेटालो ड्रग। तो ये ड्रग ऐसी है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो साइंटिस्टों का कहना है ये एक कोरोना वायरस में भी ये काम करेगी, ठीक है। इसकी जो इफेक्ट है वो ब्रॉड है, तो आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया है रानिटिडिन बिस्मुथासाइड, आरबीसी है, ये पोटेंट ड्रग है कोरोना 19 के लिए। यानी कैसा होता है भाई, एक दवाई है जो ऑलरेडी दूसरे माइक्रो के लिए किलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बैक्टीरिया के लिए, तो वही इस्तेमाल आप वायरल में भी कर सकते हैं। ऐसी काफी ड्रग है, तो उसमें से दो एग्जांपल दिए गए, मेटालो ड्रग है और जो अरबी से, उसका इस्तेमाल हम कोरोना वायरस में भी कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप कोविड-19 में नहीं कर सकते, तो सेंटेंस गलत होगा, कर सकते हैं। जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल करती है वही आप वायरस के किल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंटेंस नहीं कि मेटालो ड्रग्स और रानिटिडिन बिस्मुथासाइड। याद रखो, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको तो पता ही है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट ये दोनों चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज से यदि 1 महीने के बाद भी आपसे पूछा जाए कि भाई मेटल और ड्रग कोविड-19 में काम करेगा कि नहीं, आप भूल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तब भी, और नहीं पढ़ा है तो जय माता दी, उनको तो आना ही नहीं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करना चाहता था। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम।